ही मुकाबले का नाम है। मुकाबले की सीक्रेट ये है कि तुमको मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला था? हमें जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब था। अगर हम जब हमारी टर्म ख़त्म होती है तो हम 30,000 से अगर 20,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा कर देते हैं तो इससे कामयाब हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख से। महंगाई बहुत कर दी, उधर से मौलाना फजल रहमान तैयारी कर रहा है, उधर से नून लीग के कोई हर रोज़ वो बैठते हैं, वो शोर मचा देते हैं। बिलावल भुट्टो साहिब, गलती हो जाती है कभी कभी, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। हम सबको ये एहसास है। फेक बैंक अकाउंट्स केस हुआ है जिसमें ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी के केसेस आ गए और इनका सिर्फ एक मकसद है, ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं, मकसद एक है कि किसी तरह इनको NRO मिल जाए। मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम NRO नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज मजदूरों का आलमी दिन भी है और आज तहरीक इंसाफ का यौम तासीस की तकरीब भी हुई, जिससे कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब किया। उससे पहले दूसरे मुकर्ररीन भी थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं, ओहदेदार थे। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को ये पैगाम दिया है कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर हैं और उसके सामने पेश होना है, इसलिए किसी सूरत वो NRO नहीं देंगे। अपनी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनको हुकूमत मिली उस वक्त हालात क्या थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप चाहें तो गूगल पे जाकर ये पूरे स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं। महंगाई पर बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा है, मुआशी बदहाली पर शोर किया जा रहा है, लेकिन ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि पहले 8 माह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो महंगाई की शरह थी वो सबसे ज़्यादा थी, जो उन्होंने 21.7% बताई, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पहले 8 माह की हुकूमत में महंगाई की शरह 8% थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले 8 माह की जो महंगाई की शरह है वो 6.8% है। अपने यौम तासीस के मौके पर हमने देखा कि इस 23 साल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वाहिद पार्टी है जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, ऐसी कोई पार्टी नहीं, क्योंकि ना तो ये वो पार्टी है जिसे जनरल जिलानी ने इक़्तिदार तक पहुँचाया हो, ना ही कोई ऐसी कि जिसे विरासत में पार्टी दे दी गई हो। आज हम इसी हवाले से अपने मोहतरम मेहमानों को हमने दावत दी है ताकि वो तज्ज़िया कर सके एक तो मौजूदा हालात का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सारे हालात बताने के बाद अपना वही एजेंडा पेश किया जो उन्होंने हुकूमत में आने से पहले 10 नुकाती पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ नौकरियां भी देंगे और 50 लाख घर भी बनाएंगे। नया पाकिस्तान में टूरिज्म भी होगा और नया पाकिस्तान मदीने की रियासत पर कायम होगा। शाम को बैठकर वो लोग जिन्होंने कर्जे चढ़ाए हैं वो महंगाई की बात करते अच्छे नहीं लगते। लेकिन इस सबसे पहले जिस स्ट्रगल का उन्होंने जिक्र किया और जो इस तकरीब के आगाज़ में जो पूरी उनकी 23 साल की डिफरेंट क्लिप्स थे जो एक पैकेज की सूरत में दिखाए गए, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी शक्ल में आज कायम है या नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अजीम चौधरी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अम्मार मसूद और हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पर जामी चांडियो ने। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ जामी चांडियो साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने आज जिक्र किया कि 23 साल में अच्छा भी वक्त आया, बुरा भी आया, टांगा पार्टी भी कहा गया और आज ये इक़्तिदार में पहुंच चुके हैं, ये वाहिद पार्टी है जिसने स्ट्रगल किया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब ये उस मनसब तक पहुंच गई या ये पार्टी वहां तक पहुंच गई जहां इन्होंने अपने उस आइडियोलॉजी को, अपने उस ख्वाब को, नए पाकिस्तान के उस तब्दीली को अब एक्चुअली शर्मिंदा ताबीर करना है, उसमें बहुत से साथी जो काम कर रहे हैं वो इस पार्टी के नहीं हैं, वो इस स्ट्रगल में साथ नहीं हैं, बल्कि दे हैव जंप्ड द बैंडवैगन। डज ही रियलाइज दैट? देखिए नादिया, जो इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू है वो कोई ज़ाहिर है कोई नई बात नहीं है। जो मुसलसल
ان کا نقطۂ نظر ہے, جو ان کا ریٹرک ہے, آج بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی گراؤنڈ پہ کھیلا ہے اور اپنی باتیں کی ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب کا ایک بڑا مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے نادیہ, کہ وہ اس سنڈروم میں یا اس سوچ کے انداز میں جس میں انتخابات سے پہلے پچھلے 5 سال وہ لگے رہے, کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انداز حکمرانی ہے, جو ان کا گورننس کا ماڈل ہے, وہ خراب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جتنی مرتبہ موقع ملا ہے, پی ایم ایل این کو موقع ملا ہے, ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کے عوام کو بہت مایوس کیا ہے اور ان کا گورننس کا ماڈل بہت بہترین رہا. صحیح. لیکن اب تو عمران خان صاحب, سوال یہ ہے کہ اب تو وہ سیاسی نظام کے کپتان ہیں, اب تو ان کو لیڈ حاصل, وزیر اعظم ہے. تو اب یہ کہانی لمبا عرصہ نہیں چل سکتی کہ پی ایم ایل این اور اگر ظاہر ہے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے, یقیناً ان کو مینڈیٹ دیتے, ان کو مینڈیٹ نہیں مل پایا. رائٹ. تو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمزور حیثیت ہے پہلے کی بنسبت, وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو جائزہ لینا چاہیے. اس لیے عمران خان صاحب نے ساری جو تقریر ہے وہ ڈیفینسو وہ بھی کی ہے, اپنے بچاؤ میں کی ہے, اور جو صورتحال کا شکار ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بڑے بنیادی سوالات ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت, کیونکہ وہ سوال کہ پی ایم ایل این اور پی وی پی کی, وہ تو ایک سیٹلڈ سوال ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اصل باتیں رادیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرسیپشن از بگر دین ریئلٹی, کہ وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اور ان کی, اب اس بارے میں مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی صفائی پیش کرنے کی بات کی ہو, کوئی عملاً ثبوت دیا ہو. پاکستان کی ریاست کا جو بحران ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وفاقی نظام درست نہیں چل رہا اور نہیں چلا ہے آج تک. وہ معاشی معنوں میں بھی ہے, وہ سیاسی معنوں میں بھی ہے, آئینی معاملات میں بھی ہے. تو اس آئینی اعتبار سے پی ٹی آئی کی حکومت 18ویں ترمیم سے کمفرٹیبل نہیں ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ڈائریکشن ہے. جی میں گفتگو آگے بڑھاؤں گی اور یہ ساری باتیں آپ ضرور کیجیے گا جامی چانڈیا صاحب, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ان کی جو اسپیچ تھی وہ ریٹرک لگی اور آپ کو ڈیفینسو نظر آئے, کیونکہ کارکردگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے جس پہ لوگ ظاہر ہے اس وقت اسی لیے ان کو ووٹ دے کر یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن میرا بنیادی سوال عظیم چودھری صاحب آپ سے بھی ہے, پھر آپ کسی اور چیز پر کامنٹ کیجیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی حقیقی شکل میں قائم ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ کیبنٹ کی ری شفلنگ سے لے کے اور کیبنٹ تک, مطلب تاسیس میں تو ان کے پرانے ساتھی ضرور نظر آئے, آج ذکر بھی انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کا کیا, بہت سے کھڑے ہو کر کہنے لگے میں بھی موجود تھا, when he said کہ پارٹی بکھری. لیکن کیا وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرگل کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو اسٹرگل میں ساتھ رہے ان کو کیا ملا؟ بہت شکریہ نادیہ. پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے بڑا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. انہوں نے ملک لیا, قوم بنائی, اور جہاں ہم ہیں وہاں اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو اس علاقے کے مسلمان نہیں آ سکتے. بالکل. لیکن ذرا غور کیجئے کہ 1946 کے انتخابات کے بعد یونینسٹ پارٹی کے کتنے لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے, اور اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم سرفروز خان نون بھی وہاں سے آیا تھا, تو پھر اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو 47 سے پہلے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور قائد اعظم کی قیادت میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اگر قائد اعظم کو بھی ان افراد کی ضرورت تھی کہ جو یہ کام کرتے, جن کو یہ کام کرنا آتا ہوتا, جو اس کام کو جانتے, جو اسٹیٹ کرافٹ کے کام کو سمجھتے. I get your point. میں سمجھ, مجھے سمجھ میں اتنا ہی ہے میرا پوائنٹ. میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو مخالفین ہوں گے, جو تنقید کریں گے, وہ تو یہی کہیں گے نا کہ آپ نے ان لوگوں کو ساتھ لیا ہے جو کبھی کہیں اور تھے اور کسی اور کی وفاداری میں تھے. چلیں اس بات کو ذرا اور طرح کر لیتا ہوں. اچھا, فتح مکہ کے بعد کہاں کہاں جائے پناہ دی گئی, اور ان میں ابو سفیان کا گھر بھی تھا, اور کھلا چھوڑ دیا گیا, کہا جو وہاں چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا. اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات فتح مکہ پر تھے. گزارش میری یہ ہے
کہ स्टेट क्राफ्ट हर शख्स समझ नहीं सकता। ठीक। स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए जब तक आप उसका हिस्सा न बने हुए हो आप उसको समझ नहीं सकते। हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त या तज्जियाकार बाहर बैठ के तज्जिया करते हुए इस बात को महसूस नहीं करते कि उन्होंने स्टेट क्राफ्ट अंदर से नहीं देखा हुआ। Okay. वो उसकी तकनीकी और उसकी बारीकियों को समझ नहीं सकते ठीक है, कि स्टेट क्राफ्ट के अंदर होता क्या है। वो लोग जो उसका हिस्सा रहे हो, भले छोटा सा हिस्सा रहे हो, लेकिन कल पुर्जे में एक छोटा सा पुर्जा हो, उनको ये समझ होती है कि जब घड़ी की सुइयां चलती हैं तो उनके पीछे जो चरखियां चल रही होती हैं वो एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती हैं। सही सही, आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ में आती है। मुझे नहीं मालूम कि अमार इस सबसे अग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन तो अमार यही कहती है, खुसूसन पीपल्स पार्टी आजकल रीशफलिंग के बाद यही कहती नजर आती है कि जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से नाला नजर आते थे इमरान खान साहब और उनकी जमात, तो हमारे ही वजीर खजाना को अपना मुशीर कैसे लगा दिया। लेकिन चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो स्टेट क्राफ्ट है वो हर शख्स को नहीं आता, सो व्हाट, उसी को लिया जाएगा जिसे काम आता है और काम वो करके दिखाएगा। देखिए नादिया, आपने इन 23 सालों के हवाले से इमरान खान साहब की तकरीर का जिक्र किया, तो एक बात तो तस्लीम जरूर करनी चाहिए कि इमरान खान इस मुल्क के बहुत बड़े हीरो थे। उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने शौकत खानम जैसा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में उनकी बेपनाह इज्जत थी। इमरान खान साहब 2011 से पहले सियासी मामलात पर जो गुफ्तगू करते थे वो गुफ्तगू भी बड़ी वाजे, टू द पॉइंट और दो टोक करते थे, और वो उसमें से बहुत सारे क्लिप्स ही अब उनके लिए मसला बने हुए हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ का विजन कुछ और था। उस वक्त इसमें जस्टिस वजीउद्दीन थे, इसमें फौजिया कसूरी थी, इसमें अकबर एस बाबर थे, इसमें अदनान रंधावा थे और बहुत से लोग थे जिनके नाम शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। ये बड़े पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले और एक तहरीक को आगे लेके जाने वाले लोग थे। इन लोगों के जहन में या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के जहन में कभी भी तहरीक इंसाफ का विजन फिरदौस आशिक अवान नहीं थी, कभी भी उनका विजन हफीज पाशा और फवाद चौधरी नहीं थे। इसी तरह अगर आप कैबिनेट की सारी लिस्ट उठा के देख लें, ये वो लोग हैं जिनका नरेटिव, जिनका तर्ज अमल, तर्ज सियासत हमेशा से तहरीक इंसाफ की सोच और विजन से मुतसादिम है। जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो इस बात पर मोतरज है और होना भी चाहिए कि उन्होंने तो कोई और ख्वाब देखा था, उन्होंने तो कोई और विजन को फॉलो किया था। तो अब अगर वो डिसअपॉइंट होते हैं तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल जेन्युइन है और उनको डिसअपॉइंटमेंट को समझना भी चाहिए कि जो ख्वाब दिखाया गया था वो हकीकत में आकर कितना भयानक निकला है। फिर दूसरी बात ये है कि ये भी अजीम चौधरी साहब की बात को तस्लीम करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए, एहतराम देना चाहिए कि जब आप हुकूमतों में आते हैं आपको बेहतर लोगों की जरूरत पड़ती है और आप बाज़ औक़ात स्टक भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज अपने बुनियादी न्यूक्लियस पे कर लें, अगर जहांगीर तरीन अब भी सब मीटिंग में बैठ रहा है, अगर परवेज खटक के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हो रहा, पार्टी के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही और इतना बड़ा सबूत सारे पेशावर में फैला हुआ है, तो फिर ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के विजन से मुतसादिम है कि वो तहरीक इंसाफ नहीं है जिसका ख्वाब तहरीक इंसाफ के वोटर्स को दिखाया गया। अब जरा हाँ बिल्कुल कीजिएगा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं और ब्रेक से वापस आके देखें जो जामी चांडियो साहब ने कही वो बात वही है जो सब आजकल कह भी रहे हैं, ज़बान ज़देआम भी है कि एक महंगाई है, एक आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है, एक हुकूमत को चलाना है। तो कब तक हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वही कुछ सुनते रहेंगे जो वज़ीर आज़म बनने से पहले वो कहा करते थे? क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं? आज उन्होंने मजदूरों का एहसास प्रोग्राम जो है उसकी लॉन्च की भी बात की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है हाउ, व्हेन डज इट स्टार्ट? क्योंकि ये चीज़ें, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमल किस तरह से हो रहा है, अमल नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। तज्जिया करवा रहे हैं जामी चांडियों से, अजीम चौधरी साहब से और अम्मार मसूद से। यौम तासीस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर का खिताब, क्या नई बातें थी, क्या वो अपने हुकूमत का मौक़िफ़ बताने में कामयाब हुए और क्या वो ये भी बताने में अपोजिशन को कामयाब हुए हैं कि कुछ भी हो जाए NRO उन्हें नहीं मिलेगा। अजीम चौधरी साहब, पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ बिकॉज यू वांटेड टू ऐड टू व्हाट अम्मार मसूद हैड सेड बिफोर आई पुट अप द नेक्स्ट टॉपिक फॉर ऑल द थ्री ऑफ यू। थैंक यू। एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी जी, मैं 2 3 4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं और कोई हतमी राय नहीं देना चाहता, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। क्या 70 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 72 की ट्रांसफर ऑफ पावर में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 85 के इलेक्शंस में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 88 की ट्रांसफर ऑफ पावर में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 90 में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा नहीं किया था? क्या 93 में पीपल्स पार्टी को फिर इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मिल गया था? क्या 97 में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 2002 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या 2008 के इंतखाबात के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो गई थी? क्या 2013 में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? और क्या अब एस्टेब्लिशमेंट सोई हुई है? ये है मेरा वो फिक्रा जो मैं कहना चाहता था। 2 बातें और छोटी छोटी तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी कह देते ना, वो ना कहे ना कि वाहिद जमात मेरे सामने नहीं है प्राइम गई मिनिस्टर नादिया, मेरे सामने तो आप और मेरी बहन। ठीक है, मैं आप ही से कह सकता हूँ। सही। 2 चीजें और कह दूं ना, NRO पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमत ने किया था, ये बाहर से करवाया गया था। राइट। मैं उस वक्त रूलिंग पार्टी का एक ऑफिस बेरर था, मैं जानता हूँ। ओके। ना COD पाकिस्तान के अंदर के हालात की वजह से हुआ था, वो लोगों को नहरा दुल्हा के नए कपड़े पहना के उनको लेकर आना था कि ताकि वो दुल्हा महसूस हो, वो जो भी हो। मैं इसके साथ साथ ये कहता चलूं कि ये दुरुस्त है कि वो पार्टी जो बनती है वो बिगड़ जाती है, वो फिर बनती है, वो फिर बिगड़ जाती है। जब हुकूमतों में आते हैं तो पुराने चेहरे कम नजर आते हैं। जे रहीम साहब से बेहतर शख्स तो पीपल्स पार्टी में कोई नहीं था। ठीक है। जो ड्राफ्ट किया था जिन्होंने वाई न्यू पॉलिटिकल पार्टी, क्या मिराज मोहम्मद खान से भी बेहतर कोई शख्स कराची में मौजूद था पीपल्स पार्टी के लिए? बिल्कुल सही। क्या हनीफ रामे से बेहतर भी पंजाब में कोई शख्स मौजूद था? ये अम्मार मुझे बताएंगे। क्या डॉक्टर मुबशिर हसन से ज्यादा इंटेलिजेंट और काबिल शख्स पीपल्स पार्टी के पास कोई मौजूद था? ये सब लोग कहाँ चले गए थे? इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस बहस पे नहीं जाना चाहता। आपकी जो NRO वाली बात है, जरा पहले मैं उसको आगे बढ़ा लेती हूँ। जामी चांडिया साहब, देखिए बार बार जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, 2 चीजें इस पर हो जाती है। एक तो ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ जो है बड़ा इसको तक़वियत मिलती है कि इदारों पर, जैसे खुसूसन NAB के हवाले से कि हुकूमत चला रही है। दूसरा, जो अभी चौधरी साहब ने NRO के हवाले से कहा कि देखिए वो या तो हुआ नहीं था, वो तो बाहर से करवाया गया था, तो हाउ श्योर इज ही दैट इस दफा बाहर से नहीं करवाया जा सकता? ये भी एक सवाल है फिर। जी देखिए नादिया, मैं 3 नुकात पे चाहूंगा कि आपसे बात करूं और जो चौधरी साहब ने जो बात की मैं उसी हवाले से बात आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी हाथ रहा है, हुकूमतों के लाने में, गिराने में और जो बिजनेस ऑफ द स्टेट को चलाने में। लेकिन सवाल ये है कि अगर नया पाकिस्तान भी ऐसा होगा कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को डी फैक्टो सब कुछ दे दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब कि सब्सटेंशियल मानों में तो कोई तब्दीली की बात ये हो नहीं सकती। एक बात तो ये है, तो इसलिए मैं इसको बात को कबूल करता हूँ, इत्फाक करता हूँ कि माजी की तमाम हुकूमतों में, चाहे भुट्टो हो, उससे पहले की जमाने की हुकूमतें हों, बाद की हुकूमतें हों। दूसरी बात, जो NRO की बात हो रही है वो ये है कि देखें, सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इस मौजूदा मंजरनामे में कौन मजबूर कर रहा है कि आप NRO दें। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुहर्रिक, कोई ऐसी सूरत हाल हम नहीं देख रहे जिसमें कोई इमरान खान साहब को इस कदर दीवार से लगा दिया गया हो कि उनकी मजबूरी बन रही है। तो इसलिए ये NRO की बार बार रेफर करना ये भी एक रेटरिक है, क्योंकि आपको कोई नहीं कह रहा, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं मांग रहा। इसलिए आप बिल्कुल NRO ना दें, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस हवाले से आपका इस्तेहकाक है और आपकी डिसीजन है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी वही डिफेंसिव लाइन है। और तीसरी बात जो मुझे कहनी है नादिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान साहब के पास इंतखाबात से पहले पिछले 5 साल के ज़माने में उनके पास एंटागोनिज्म बहुत हावी रहा उनके जहन पर, उन पर रेटरिक बहुत हावी रहा या ख्वाहिशात बहुत हावी रही।
لیکن ان کے پاس پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے معاشرے کا، پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے داخلی اور خارجی امور بحرانات کا کوئی گہرا ادراک مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس تھا. اور نہ صرف ادراک نہیں تھا بلکہ چونکہ ادراک نہیں تھا اس لیے ان کے پاس کوئی ایڈیکویٹ منصوبہ بندی بھی نہیں تھی. تو یہ جو آج عمران خان صاحب کی حکومت فیس کر رہی ہے سب کچھ بحرانات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہی ریٹرک بہت حاوی ہے آج بھی ان پر، آج بھی ان کا لب و لہجہ ڈیفینسو ہے. اور تیسری بات کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، ہولسٹک. آپ پاکستان کے ریاستی اور حکومتی بحران کو کسی ایک مخصوص پرسپیکٹو سے لیں گے تو کبھی حل نہیں کر پائیں گے. یہ ریاست اور یہ اس حکومت کا ایک پورا ہولسٹک بحران ہے. وہ سیاسی بھی ہے، وہ گورننس کا بھی ہے، وہ خارجی بھی ہے، وہ داخلی بھی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس کوئی منصوبہ بندی تھی نہیں، کوئی وے فارورڈ ایز سچ کانکریٹ تھا نہیں، تو اب وہ اپنے ہی جو ریٹرک کا جال تھا اس میں پھنس چکے ہیں اور ان کے پاس ٹینجیبل نتائج دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹینجیبل نتائج نہیں دکھا پائیں گے اگلے 5 سالوں میں when now they have all the state craft people also with him؟ دیکھیں ان کی جو اس وقت تک کی کارکردگی ہے، جو ان کا ڈائریکشن ہے، جو ان کا انداز ہے، اس میں سے تو لگتا ہے کہ وہ بہت کنفیوز ہے. اچھا، اور وہ تجربات میں جائیں گے. اس لیے مجھے ابھی تک تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی ان 5 سالوں میں وہ کچھ کر پائیں گے ایک حد تک جو انہوں نے کلیم کیا تھا انتخابات سے پہلے. یا اچھا، میں عمار سے اس کے اوپر ضرور عمار آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ قطع کلامی ہو، تو پہلے بریک لے لیتی ہوں تاکہ پھر آپ مکمل طور پر اس پر بات کر سکیں. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ اگر ریٹرک کی بات کر رہے ہیں جامی چانڈیو صاحب، تو آج بھی عمران خان صاحب اگر کسی چیز پر قائم ہیں اور اگر انہوں نے سگنل دیا ہے تو وہ ان تمام لوگوں کو کہ پنجاب کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب سے بہترین سی ایم کوئی ہو نہیں سکتا، لہٰذا ان کے ہٹانے کی باتیں آج اور بھی میرے خیال سے دم توڑ جائیں گی. لیٹس ٹیک اے بریک. آئی ایم شیور سی ایم بزدار مسٹ بی ویری ہیپی. جب ہم واپس آئیں گے تو وے فارورڈ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب کے پاس وہ پلان نظر آتا ہے یا پھر 5 سال تک جیسے چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو بی کنفیوز اینڈ ہی ڈزنٹ ایگزیکٹلی نو ہاؤ ٹو ٹیک دس فارورڈ. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں عمار آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہنا چاہیں گے جامی چانڈیو صاحب کی بات پر اور عظیم چودھری صاحب کی بات پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ایک پاکستانی عوام ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک الیکشن ہوئے ہیں جس نے منتخب کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس منصب پر بٹھایا ہے. یقیناً وہ صبر تو کریں گے لیکن بہت زیادہ صبر بھی نہیں ہو سکتا. وہ اچھی باتیں سنتے ہیں جس میں احساس پروگرام ہے، جس میں ٹورزم کی باتیں ہیں، جس میں اور یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے، اس میں جو دیگر پروگرامز ہیں جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جس میں جابز بھی ہیں. لیکن کہیں سے تو آغاز اگر ہو یعنی نظر آئے ان ریالٹی تب تو یقین آئے گا. ورنہ چانڈیو صاحب کی وہ بات کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک مجھے صحیح لگتی ہے. You cannot survive on rhetoric. What has been done. Show your performance. دیکھیے نادیہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی اپوزیشن تحریک انصاف خود ہے، اس لیے کہ کسی اور جماعت نے انہیں نہیں کہا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں کہا تھا کہ آپ 100 دن کا ایک ایجنڈا دے دیں. کسی نے نہیں کہا تھا کہ عوام کی امیدیں اور امنگیں اس سطح تک پہنچا دیں کہ لوگ تصور کریں کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اگلے دن دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. اور جب لوگوں کی امیدیں اس معیار پر پہنچ گئی ہیں تو آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں مرغی اور انڈے کی، کبھی بکریوں کی، کبھی بھینسوں کو بیچ دینے کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان کی کچھ باتیں بہت مختلف سی ہیں. مثلا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی اپوزیشن کم از کم کوشش نہیں کر رہی. اپوزیشن این آر او عمران خان سے مانگ ہی نہیں سکتی. انہیں پتا ہے کہ این آر او اگر کوئی دے گا تو وہ کم از کم عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی. 3-4 بیانات کو ذرا غور سے دیکھیے جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کے اب اتنے عرصے کی حکومت کے بعد تیور کچھ مختلف ہو گئے.
اچھا ईरान में खान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल हमारे बयानिए से मुख्तलिफ बात की। मंजूर पश्तीन के हवाले से जो खान साहब ने बात की वो बिल्कुल मुख्तलिफ की। बार बार ये कहना कि मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, तो ये किसको पैगाम दिया जा रहा है? इसका मकसद, इसका मरकज कतन अपोजिशन नहीं हो सकती, कि अपोजिशन इस स्टेज पर इंटरेस्टेड ही नहीं है इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन लाने के लिए। तो थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। आप जब माशी परफॉर्मेंस की इनकी बात करते हैं तो जो कुछ ये कहा करते थे उसके ऊपर लोगों का एतबार नहीं रहा। अगर एतबार कायम करना होता तो आज असद उमर का तकरीर में इस यौम तासीस में जिक्र होता। बिल्कुल जिक्र नहीं है। और 5-6 साल हमने ये सुना कि असद उमर को वजारत खजाना मिल जाए तो इस मुल्क में हर चीज हरियाली हो जाएगी, सही, दरख्तों से नोट बरसने लग तो जाएंगे। आप ये कह रहे आज हैं असद हाँ, उमर का तो ये पैगाम जो है वो इस मर्तबा आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऑपोजिशन को नहीं बल्कि गोया एस्टैब्लिशमेंट को दिए जा रहे हों कि मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, और ये कोई नई बात नहीं होगी किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के लिए ये कहना। मुझे ये बिल्कुल बड़ी, ये 3-4 बातें हैं और उससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि ये पैगामात खास तौर पे ईरान की बात और मंजूर पश्तीन के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसका अपोजिशन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो चौधरी साहब से खान साहब का अपना नैरेटिव है। तो चौधरी साहब ने अभी कहा था ना कि एनआरओ किसी हुकूमत ने नहीं दिया था, बाहर से हुआ था, तो कहीं ये एनआरओ वाली बात भी किसी और के लिए मैसेज तो नहीं है कि एनआरओ नहीं दे सकता? You know, there's no way that now we can. जी, मुझे यूं लगता है कि he is threatened, he is confused and he is clueless कि अब इस सारी सिचुएशन में क्या किया जाए। जी चौधरी हुकूमत साहब, उनको मिल गई है, जैसे कैसे इंतखाबात हुए उसके ऊपर फाफन की रिपोर्ट आप पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, मैं चाहूंगी चौधरी साहब और जामी चांडिया साहब 1-1 मिनट प्लीज ले लीजिए। जी चौधरी साहब, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं इत्तेफाक नहीं करता अमार की गुफ्तगू से, मेरा इख्तलाफ है इस बात से। और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक साहब थे जिनका नाम था सरफरोज खान, वजीर खारजा थे पाकिस्तान के। गवादर के मामला उन्होंने निगोशिएट करना शुरू किए थे और बतौर प्राइम मिनिस्टर वो गवादर पैसे दे के वापस लेकर पाकिस्तान को दे गए थे। आज गवादर की जो सूरत हाल है उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन इस काबिल नहीं था। वो यूनियनिस्ट पार्टी के एक शख्स थे जो मुस्लिम लीग की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने थे, और गवादर आज जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता चलूं कि इफराद सीखते हैं अपने मामलात से। पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के लोग अगर अपने तर्ज तकल्लुम में तब्दीली कर लें, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने आज बिलावल साहब कहा, बिलावल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरी उर्दू जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें ग्रामर की गलती हो गई थी। ठीक है, तो वो मामला आप ये समझ लीजिए कि ये बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में इस जगह पर पहुंचा है कि इसको डिफ्यूज किया जाए। ओके, इसके नतीजे में असेंबली में वर्किंग नजर आएगी। ओके, तो इसी तरह से फिर पार्लिमानी निजाम अब वो चलाने की भी बात कर रहे हैं। जी चांडिया साहब, देखिए, मुझसे पहले जो इमाम साहब ने बात की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही माकूल तज्जिया किया उन्होंने इमरान खान साहब का। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं इसी जुमले पे बात करूँ, जब खत्म हो रहा है, कि इमरान खान साहब का ये जो चीखो पुकार का जो अंदाज है और शिकायती जो पूरा एक लबो लहजा है, और तो मैं समझता हूँ कि अब जिस वो सिचुएशन में है और जिस मनसब पे है, अब वो सब कुछ जो है काउंटर प्रोडक्टिव नजर आ रहा है कि वो अब उनके अपने गले में पड़ने जा रहा है। और मुसलसल अपनी पॉलिसीज चेंज करना, पोजीशंस चेंज करना, टीम को चेंज करना, मैं समझता हूँ कि असल में चेंज उनको अपनी मैपिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के पास आज की पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के जो बुनियादी मैक्रो मसाइल हैं उसकी मैपिंग उनके पास नहीं है। और जाहिर है कि जब मैपिंग नहीं है, इंसाइट नहीं है, तो फिर उसके बारे में मंसूबा बंदी तो हो ही नहीं सकती। तो यही उनका बहरान है और मैं समझता हूँ कि यही उनका है। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आप तीनों ने जो बात की और अम्मार ने जो के तज्जिए को आपने कहा कि बहुत माकूल लगा, इस चीज पर भी चौधरी साहब फिर एक नशिस्त और रख लेंगे कि कहीं तो कोई बात है जिसमें खान साहब थोड़े नाला, थोड़े नाराज नजर आते हैं। बात सिर्फ टीवी टॉक शोज की नहीं है, जिसका कि उन्होंने जिक्र कर दिया कि शाम में बैठ के कहते हैं कि महंगाई हो गई और हालात खराब हो गए।
یہ بہت سارے فگرز جو دیتے ہیں، شاید یہ اپوزیشن کے علاوہ، عوام کے علاوہ کسی اور کو بھی میسج تھا کہ اٹ ٹیکس ٹائم. سو ذرا ہولڈ آن ٹو یور ہارسز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.